दोस्तों, जय हिंद। दिस इज सुबेदार तोमर फ्रॉम डिफेंस न्यूज चैनल। दोस्तों, आज का मेरा सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट मैटर पे है, जिसके बारे में मैं आपको ज़्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा और डायरेक्टली आई विल कम टू दी पॉइंट। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली। दोस्तों, जैसा कि आपको सभी को पता है कि हमारे सेना के रिटायर्ड भूतपूर्व सैनिक बहुत दिनों से जंतर मंतर, रेवाड़ी, रामलीला मैदान और देश के विभिन्न भागों में कभी रेल रोको, चक्का जाम या कई तरह के से अपने साथ हो रहे अन्याय, शोषण, भेदभाव और अनटचेबिलिटी, इन सब के विरोध में वो बड़े रोष में हैं और चारों तरफ अपना डेमोक्रेटिक तरीके से भारत सरकार को अपनी जायज मांगों की डिमांड कर रहे हैं। पर सरकार उनकी किसी भी तरीके से आज दिन तक उनके मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही है। सरकार सुन सब रही है, देख सब रही है, पर चूंकि ये समझती है कि ये लोग पूरे देश में स्कैटर्ड हैं, फैले पड़े हैं, ये एक जगह कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, उस कमी का फायदा उठाते हुए हमारी भारत सरकार और हमारे भारत के राजनीतिक लोग, नौकरशाह, हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। पर उन्हें ये सोच लेना चाहिए कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अन्याय अगर ज्यादा दिन कंटिन्यू रहता है तो उसके विरोध कमजोर से कमजोर इंसान तो छोड़ो, जानवर भी, कोई भी प्राणी उसका प्रतिकार करने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठा लेता है। तो दोस्तों, मैं भारत सरकार से ये कहना चाहता हूँ, यहाँ आपको फिर कह रहा हूँ कि बड़े दुख की बात है कि हमारे पूर्व सैनिक जिन्होंने बड़ी विकट परिस्थितियों में देश सेवा की है, चाहे वह 1962 का चाइना वार हो, उस लड़ाई में जब स्नो बूट्स और ठंड से बचाव के लिए प्रॉपर क्लोथिंग भी सरकार के पास नहीं था, तब भी हमारे इन पूर्व सैनिकों ने, जो आज पूर्व सैनिक बन गए हैं, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सारी ताकत झोंक दी थी। 1965, फिर उसके बाद 1971 में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले इन मां भारती के सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर भारत माता की लाज बचाई। लाज ही नहीं बचाई, बल्कि पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के दो टुकड़े कर हमेशा हमेशा के लिए एक चुभते हुए कांटे को तोड़कर फेंक दिया। 1999 में कारगिल की चोटियों पर आ बैठे पाकिस्तानी जनरल मुशर्रफ के गुर्गों को वीरता के साथ हमारे सैनिकों ने जान की परवाह न करते हुए दुश्मन को ललकार ललकार कर मारा था। बड़ी विकट परिस्थितियां थी, दुश्मन ऊपर था, हम नीचे थे, लेकिन हमारे जवानों का मोरल और उनकी वीरता के आगे दुश्मन की एक नहीं चली। कई तो अपनी, हमारे कई पूर्व सैनिक मां भारती की रक्षा में अपनी छाती पर
गोली खाकर वीर गति को प्राप्त हुए। इसके अलावा और जो बचे वो पूर्व सैनिक व शहीदों की विधवाएं बने। आज वही पूर्व सैनिक बड़ी बदहाली में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि सरकारों और नौकरशाहों ने उनको महत्वहीन मानकर उन्हें आज के इस महंगाई के जमाने में 9,000 से लेके 12,000 के बीच की मासिक पेंशन पर गुजारा करने के लिए मजबूर कर रखा है या किया हुआ है। इस देश में आज राजनेताओं और अधिकारियों के घरों में पले हुए कुत्तों पर 20 से 30,000 रुपए खर्च होते हैं। वहां पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया गया है। एक सैनिक का सेना की सर्विस का अनुभव चूंकि सिविल सोसाइटी में तो कहीं काम नहीं आता, क्योंकि वहां का जो उसका अनुभव है लड़ाई में लड़ने का, सिविल में तो उसका कोई यूज नहीं है। उससे तकनीकी वाले रोजगार में अनुभव की मांग की जाती है कि आप अपना कोई तकनीकी हुनर दिखाइए। अब वो तकनीकी हुनर कहां से लाएगा? उसके पास तो दुश्मन की छाती में गोली पेलने का अनुभव है। उसने तो सिर्फ दुश्मन को मारना सीखा था। उससे सिविल के टेक्निकल और टेक्नोलॉजी वाली एजुकेशन पाए हुए लड़कों के साथ कंपीट करने की कैसे आशा की जा सकती है? अतः भारत सरकार को अपनी नीतियों में भारी बदलाव करना चाहिए। पूर्व सैनिकों को रीएम्प्लॉय करने वाले नियमों में उनसे टेक्निकल एजुकेशन के नियम बदले जाएं। उनसे किसी भी टेक्निकल एजुकेशन की आशा कैसे की जा सकती है? फिर उनकी पेंशन में, या अगर ऐसा सरकार नहीं कर सकती है तो उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। उनको जो लास्ट पेमेंट है उनको 60 साल तक वो पेमेंट दिया जाए। 60 साल के बाद जैसे सिविल एम्प्लॉय रिटायर होता है, तो आप आर्मी पेंशनर की भी 60 साल के बाद आप उसकी पेंशन को 50% कर दीजिए। ओके, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। आज हमारे पूर्व सैनिकों से जो अपने साथ होने वाले अन्याय, शोषण, भेदभाव के खिलाफ 10 या 12 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उनकी बातों पर उनकी मांगों और वो भी जायज मांगों को अनसुना कर रही है, जो कि अत्यंत ही दुखदाई है, निंदनीय है। यह सरकार का दायित्व ही नहीं, कानूनी आवश्यकता है कि पूर्व सैनिकों की परेशानियों और जायज मांगों पर तुरंत विचार कर और तुरंत निर्णय लिया जाए। अगर इसमें थोड़ी भी ढील दी गई तो इसके वजह से आने वाले भविष्य में उसके गंभीर परिणाम निकल सकते हैं। देश सुरक्षित होगा तभी हमारी आर्थिक प्रगति का लाभ जनता को मिलेगा। दुश्मन तो बर्बाद हो ही चुका है, वह हमारी बर्बादी की लिए बुरी नजर से देख रहा है कि कब उसे मौका मिले और वो हमें भी बर्बाद कर दे। अतः हमें देश की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरतनी है। मॉडर्न आर्म्स
एंड इक्विपमेंट एंड अम्निशन से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा। उन हथियारों और उपकरणों को चलाने वाले यानी सैनिक जो उनके पीछे सोल्जर होंगे, उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल भारत सरकार को रखना पड़ेगा। हर साल 50,000 हमारे जेसीओ जवान पूर्व सैनिक बनते हैं या रिटायर कर दिए जाते हैं। किस उम्र में? 35 to 40, और एक आध कोई होगा 45 तक चला जाएगा। ऐसे उनके भी रिटायर कर दिया जाता है। उनके भी रिटायरमेंट के बाद के जीवन यापन के लिए पुख्ता इंतजाम करने होंगे। कोई एक प्रॉपर पॉलिसी बनानी होगी, यानी उनके तथा उनके परिवारों की पेंशन, हेल्थ व उनके बच्चों की एजुकेशन का प्रॉपर इंतजाम करना होगा, ताकि सेना में सेवा के दौरान उसका मॉरल अप रहे और वह निश्चिंत होकर सीमा पर दुश्मन के बुरे इरादों को सफल होने में या उनको साकार न होने दे। तो दोस्तों, इसलिए मैं आज अंत में हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, अंतर्राष्ट्रीय फिगर जो आज दुनिया में उनका एक बहुत ऊपर लेवल का दर्जा है, वो विश्व के महान नेताओं में उनकी गिनती होती है, हमारे प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक प्रगति में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आज देश काफी आगे आर्थिक प्रगति कर चुका है। तो मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि मोदी जी, आप अब थोड़ी देर के लिए अपने नौकरशाहों और नीति निर्धारण करने वाले रहनुमाओं से आप आदेश दीजिए और हमारे पूर्व सैनिकों की जायज मांगों और उनकी समस्याओं के प्रति तुरंत कोई ठोस कदम उठाएं, अन्यथा इसके बड़े गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो मैं दोस्तों यही एंड करना चाहूँगा। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। जय हिंद।